दोस्तों, इस कहानी को पूरा जरूर देखिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। इसमें दोस्ती है, विश्वास है, गलती है, माफ़ी है और सबसे बढ़कर रिश्तों की सच्चाई है। ढोलपुर एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी तेज नहीं बल्कि धीरे धीरे सांस लेती है। सुबह की हल्की धूप मिट्टी के रास्तों पर बिखर जाती है। कहीं बैलों की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है तो कहीं चिड़ियों की चहचहाहट। कोई खेतों में हल चला रहा था तो कोई चाय की दुकान पर बैठकर रोज़मर्रा की परेशानियों की चर्चा कर रहा था। तो कहीं गांव के चौपाल पर बैठकी चल रही है। बुजुर्ग चारपाइयों पर टिके हुए पुराने किस्से और नई खबरों की बातें कर रहे हैं। बीच बीच में हंसी की हल्की आवाज़ गूंज उठती है तो कभी कोई गंभीर चर्चा का माहौल बन जाता है। हर घर में अपनी अपनी कहानी चल रही है। कारे कचरा, इस बार बारिश नहीं होगी का? आसमान तो जैसे रूठ सा गया है। काफी दिन हो गए बादलों को देखे हुए। लगता है इस बार सूखा पड़ जाएगा रे। धरती भी प्यास से फटी जा रही है। खेत सूखे पड़े हैं। मन घबराने लगा है अब तो। अब मैं क्या बताऊं, बारिश होगी कि नहीं। मैं तो ऊपर वाले के सामने हाथ ही फैला सकता हूं। अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो सूखा ही नहीं अकाल पड़ जाएगा रे। देख तो सही, ये तपती धूप, धरती अंगार बन गई है। तालाब सूख गए, कुएं खाली पड़े हैं। बेचारे जानवर भी गर्मी से बिलबिला रहे हैं। लगता है जैसे गांव पर कोई अपशगुन हो गया हो। हर साल तो इसी महीने बादल घिराते थे। पहली बारिश की खुशबू से पूरा गांव महक उठता था। पर इस बार आसमान भी चुप है। बस अब ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि एक जोर की बारिश हो जाए, वरना हालात बहुत बिगड़ जाएंगे भैया। का रे कचरा, तू भी कुछ भी बोलता है। अब शगुन का होता है, ये कुछ नहीं होता। ये तो इंसान का वहम है। दुनिया देख, इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है। अरे आदमी तो चांद पर पहुंच गया है और एक तू है जो अभी भी अपशगुन में पड़ा हुआ है। इंसान ने तो डिब्बा भी बना लिया है। कौन सा डिब्बा घसीटा भैया? डिब्बा तो मैं भी बना लेता हूँ। जितना बोलो उतना बना दूं मैं। ऐसा क्या है उस डिब्बे में? अरे कचरा, मैं उस डिब्बे की बात कर रहा हूँ जिसे इंसान हाथ में लेकर घूमता रहता है। एक दूसरे से दूर बैठे बैठे बात भी कर लेता है और तो और सामने वाले का चेहरा भी दिख जाता है। एक आदमी ढोलपुर में हो, दूसरा हसमुखपुर में बैठा हो, फिर भी ऐसे गप मारते हैं जैसे आमने सामने बैठे हों। अब बता, तू बना देगा ऐसा डिब्बा? जब मास्टर साहब स्कूल में पढ़ाते थे तब तो तू खिड़की से कूदकर भाग जाता था और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है डिब्बा बनाने की। पहले पहाड़े याद कर ले भैया, फिर बनाना ये जादुई डिब्बा। घसीटा भैया, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बड़े पढ़ाकू रहे हो। अरे तुम तो स्कूल का रास्ता देखते ही उल्टी दिशा में भाग लेते थे। मैं तो कम से कम स्कूल जाता तो था, चाहे पीछे वाली बेंच पर ही क्यों ना बैठता था। तुम्हारा हाल तो ऐसा था, मास्टर जी आते दिखते नहीं कि तुम्हें अचानक खेत में जरूरी काम याद आ जाता था। और आज मुझे पढ़ाई का ज्ञान दे रहे हो। वाह भैया वाह। अरे तुम लोगों की तो पंचायत ही खत्म नहीं होती। सुबह घर से निकलते हो और शाम तक बस चौपाल जमा के बैठे रहते हो। यही एक काम रह गया है का? वो डिब्बा डिब्बा कुछ नहीं होता, उसे मोबाइल बोलते हैं। मोबाइल दिन भर बकैतिया करते रहते हो। कोई खुद को बड़ा वैज्ञानिक समझ रहा है तो कोई ज्योतिषी बनकर भविष्य बता रहा है। अरे थोड़ा काम धंधा भी कर लिया करो महाराजो, वरना गांव वाले सच में तुम्हें चौपाल के मंत्री बना देंगे। देख कचरा, भोला ने ठीक ही कहा। उसे मोबाइल ही बोलते हैं। वो शहर जाता रहता है ना, इसलिए उसे सब मालूम है। तू भी कभी उसके साथ शहर चला जाया कर, कम से कम डिब्बा और मोबाइल का फर्क तो समझ आएगा। सारा दिन चौपाल में बैठकर ज्ञान बांटने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता रे। थोड़ा दुनिया देख, कुछ सीख समझ ले, वरना कल को फिर बोलेगा, घसीटा भैया, वो मोबाइल में आदमी घुस कैसे जाता है। दूसरी तरफ एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे दो दोस्त राघव और सुकई चुपचाप बैठे थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। साथ खेले, साथ बड़े हुए। गर्मी की हल्की हवा चल रही थी।
नीम के पत्ते सरसराकर जैसे उनकी खामोशी को और गहरा कर रहे थे। लेकिन आज कुछ अलग था। दोनों के चेहरों पर पहले जैसी शरारती मुस्कान नहीं थी। आंखों में सपने तो थे, पर उनके साथ चिंता की लकीरें भी साफ दिखाई दे रही थीं। यार सुकई, घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। काम धंधा कहीं से मिल नहीं रहा, और अगर इस बार बारिश नहीं हुई ना तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। खेत तो अभी से ही जैसे सूखने लगे हैं। माँ की दवाई, छोटे भाई की पढ़ाई, सबकी जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर है। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। भविष्य कैसा होगा ये सोचकर ही दिल घबरा जाता है। मेरी हालत भी तुमसे अलग नहीं है राघव। रोज शहर जाता हूँ मजदूरी की तलाश में, लेकिन कभी काम मिलता है, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे कब तक चलेगा समझ नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा दिन भी आ जाता है जब जेब में किराए के पैसे तक नहीं होते। भीड़ भरी सड़क पर खड़ा रहता हूँ, सोचता हूँ शायद कोई बुला ले, पर शाम होते होते उम्मीद भी थक जाती है। घर लौटते वक्त तो दिल और भारी हो जाता है। सच कहूँ राघव, अब तो हिम्मत भी जवाब देने लगी है। कुछ पल दोनों खामोश रहे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। तभी सुकाई ने अचानक कहा, एक बात सोच रहा था, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई छोटा सा काम शुरू करें। अकेले किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि कोई धंधा किया जा सके, लेकिन अगर हम साझेदारी से काम करें तो शायद कुछ बन जाए। राघव ने उसकी तरफ देखा। आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दी। सही कह रहे हो। ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना तुम्हारे पास, लेकिन अगर हम दोनों साथ हैं तो शायद किस्मत भी साथ दे दे। हम दोनों कुछ पैसों का इंतजाम करते हैं। जो थोड़ा बहुत हमारे पास है उसे जोड़ लेते हैं, और जरूरत पड़ी तो किसी अपने से थोड़ी मदद भी ले लेंगे। छोटी सी शुरुआत करेंगे, लेकिन इरादा बड़ा रखेंगे। धीरे धीरे काम बढ़ाएंगे। बस मेहनत और भरोसा साथ होना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। नीम के उस पुराने पेड़ की छांव में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, साथ मिलकर कुछ नया शुरू करने का। वातावरण शांत था, पर उनके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। दोनों ने काफी देर तक गंभीरता से विचार किया कि कौन सा काम शुरू किया जाए। ऐसा काम जो कम पूंजी में शुरू हो सके, गांव की जरूरतों से जुड़ा हो और आगे चलकर बढ़ाया भी जा सके। वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। उनका उद्देश्य केवल आज की परेशानी से निकलना नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए एक स्थायी भविष्य बनाना था। हमें रोज के पैसों की जरूरत है राघव, ताकि घर ठीक से चल सके और थोड़ा बहुत बचत भी हो जाए। क्यों ना हम कोई जानवर खरीद लें, दूध निकालकर होटल में और गांव में बेच देंगे। कम से कम रोज नगद पैसे तो मिलेंगे, घर का खर्च भी चलता रहेगा। तुम क्या कहते हो राघव? तुम्हारे दिमाग में कोई और अच्छा विचार है क्या? अब समय सोचने का नहीं, कुछ ठोस कदम उठाने का है। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो शायद हालात सच में बदल सकते हैं। यार सुकई, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम दूध देने वाला जानवर ले आएं तो रोज दूध बेच सकेंगे और घर में रोज कुछ न कुछ पैसा आएगा। हम लोग मेहनती भी तो हैं। सुबह जल्दी उठना हो, चारा पानी करना हो, सब कर लेंगे। सच कहूं तो तुम्हारा ये प्लान बहुत अच्छा है। कम से कम हमें हर दिन की कमाई की उम्मीद तो रहेगी, और शायद धीरे धीरे हालात भी सुधर जाएं। उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा या फिर उनकी दोस्ती की असली परीक्षा लेगा। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर बाजार से एक गाय खरीद ली। वे रोज मेहनत करने लगे, चारा पानी, देखभाल और समय पर दूध निकालना। उनकी लगन का नतीजा ये हुआ कि गाय पहले से ज्यादा दूध देने लगी। दूध बेचकर रोज नगद पैसे आने लगे और धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। यार राघव,
अब तो हमारी मेहनत सच में रंग ला रही है। गाय भी पहले से ज्यादा दूध दे रही है। तुम सुबह उसे चारा पानी दे देना और अच्छी तरह देखभाल करना। मैं दूसरे गांव और होटलों में जाकर दूध बेच आऊंगा। हम दोनों ऐसे ही मिलकर काम करते रहेंगे तो एक दिन हमारी सारी परेशानियां सच में दूर हो जाएंगी। बस इसी तरह साथ बने रहना। देखो, ईश्वर ने हम लोगों को सही रास्ता दिखाया है। आज हमारी मेहनत का फल मिल रहा है। अगर हम दोनों साथ मिलकर काम नहीं करते तो शायद कुछ भी कर पाना मुश्किल होता। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। हम इसी तरह मिलकर मेहनत करते रहेंगे। राघव रोज सुबह समय पर उठकर गाय को चारा पानी देता, उसकी साफ सफाई और पूरी देखभाल करता। वो ये सुनिश्चित करता कि पशु स्वस्थ रहे और दूध की गुणवत्ता बनी रहे। वहीं सुकई प्रतिदिन ताजा और गाढ़ा दूध लेकर दूसरे गांव जाता और कहता, सुकई दूध वाला आया रे, दूध ले लो, दूध ले लो। बच्चा पिए तो हो जाए जवान और बूढ़ा पिए तो हो जाए पहलवान। जल्दी जल्दी मेरे से गाढ़ा और ताजा दूध ले लो कद्रदान। अगर देर की तो ना होगे जवान और ना ही बनोगे पहलवान। जल्दी जल्दी आओ मेरे पास कद्रदान। कारे सुकई, तेरा दूध सच में ताजा है ना, या फिर कुछ भी मिलाकर गांव वालों को बेच देता है? मिट्ठू काका, मेरा दूध एकदम ताजा और पौष्टिक है। इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है और पूरी एनर्जी से भरपूर है। पीजिए और पहलवान बन जाइए। 2 गिलास पीते ही ऐसा दम आएगा कि बैलगाड़ी भी धक्का लगाकर दौड़ा देंगे। अरे सुकई, अब का मैं पहलवान बनूंगा रे? का चाहता है, 2-4 पसलियां तुड़वा लूं? मेरी उम्र हो गई है भैया, अब तो ये हड्डियां भी कहती हैं आराम करो। पहलवान तो अब बच्चे बने, हम तो बस इतना चाहते हैं कि सुबह उठकर घुटने बिना आवाज किए चल जाएं। शाम के समय सुकई जानवरों की देखभाल करता, उन्हें चारा पानी देता और उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखता। दोनों की मेहनत रंग लाने लगी और वे अच्छा पैसा कमाने लगे। राघव की माँ की दवाई समय पर आने लगी और उसके छोटे भाई की पढ़ाई भी अच्छे से चलने लगी। घर में अब चिंता कम और सुकून ज्यादा था। मेहनत और साथ की ताकत ने उनकी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। तू आ गया मेरे बेटे, मेरा वक्त शायद पूरा हो गया है। तू हमेशा खुश रहे। तू मेरा कितना ख्याल रखता है। सुखई भैया, अब आपको मुझे थोड़ा ज्यादा दूध देना पड़ेगा। त्योहार आने वाला है और भीड़ बढ़ जाएगी। जिस ग्वाले से मैं पहले दूध लेता था, उसके जानवर बीमार पड़ गए हैं। बेचारा खुद ही परेशान है। मुझे इस समय दूध की बहुत जरूरत है। मेरी मदद कर दो, वरना मेरा धंधा टूट जाएगा। ग्राहक कम हो जाएंगे और सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुम चाहो तो मुझसे कुछ पैसे अभी एडवांस ले लो, लेकिन मेरी दुकानदारी खराब होने से बचा लो। बाजार से भी दूध ले सकता हूँ, पर वहाँ की गुणवत्ता ठीक नहीं होती। तुम्हारे दूध की बात ही कुछ और है। काका, आप परेशान मत होइए। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बस मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए। मैं अपने दोस्त से और घर वालों से थोड़ी सलाह कर लूं, फिर आपको पक्का जवाब दे दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका काम ना रुके। सुकई भाई, मेरे दुकान पर बहुत फर्क पड़ा है। जब से मैं आपसे दूध लेने लगा हूँ, मेरे ग्राहक बहुत बढ़ गए हैं। अगर आप चाहो तो मुझसे कुछ ज़्यादा पैसे भी ले सकते हो, लेकिन कृपया त्योहार तक मेरा सहयोग करते रहो। आपके दूध ने सच में मेरा धंधा संभाल दिया है। आपका साथ बना रहे, यही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। सुकई अपने घर वापस आ गया। अगली सुबह वो राघव के पास गया और पूरी कहानी सुनाई होटल वाले की। जब कोई हमसे दूध नहीं ले रहा था, तब काका ने हमारा दूध लिया और वो भी नगद रुपए देकर हमारा साथ दिया था। आज काका को हमारी जरूरत है कि हम उनका साथ निभाएं।
जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ा रहा। उनकी मदद और भरोसे को हम कभी नहीं भूल सकते। मैं क्या बोलूं भैया, जैसा तुम बेहतर समझो वही करो। तुम जो भी निर्णय लोगे मुझे मंजूर है। दोनों ठान लेते हैं कि अब बाजार जाकर दूध देने वाली गाय खरीदेंगे। ये फैसला उनके लिए नई उम्मीद और मेहनत की शुरुआत साबित होने वाला था। अरे बैठो सुकई भैया, मस्त चाय बनाता हूँ आपके लिए, आपके द्वारा दिए गए दूध से। आज आपका दूध ही हमारी चाय की जान है। काका, ये मेरा दोस्त और भाई दोनों हैं और साथ ही मेरे पार्टनर भी हैं। हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम आपको दूध देंगे जितना आप कहेंगे, और बिल्कुल शुद्ध और स्वस्थ। इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। सच कहूं तो बोलते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन हम भी मजबूर हैं, वरना कभी कुछ नहीं कहते। अब मैं आपसे कैसे बोलूं? मेरे दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। अरे सुकई भाई, आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। आप लोगों ने मेरी जिंदगी में जो साथ दिया है उसका मैं कभी भी एहसान नहीं भूलूंगा। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ, जब आपके पास होंगे तो मुझे वापस कर देना। आखिरकार आप ही मेरे काम आ रहे हो। बोलो कितना दूं आपको? अभी मैं दे देता हूँ। काका, आप मुझे 5,000 दे दीजिए प्लीज। बाकी हमारे पास 10,000 हैं। हम दोनों आज ही बाजार जाकर गाय खरीद लेंगे और कल से आपको दूध देना शुरू कर देंगे। बाकी जो आपके पैसे हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा वाले दूध में काट देंगे। दैनिक तौर पर हम लोग सिर्फ उतना ही पैसे लेंगे जितना आप पहले हमारे दूध के लिए देते थे। बाकी का हिसाब उसमें ही कट जाएगा। हमारी यही कोशिश है कि सब कुछ सही और पारदर्शी रहे और आपका भरोसा हम पर बना रहे। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरी समस्या भी हल हो जाएगी और बोझ भी नहीं रहेगा। आप दोनों की मेहनत और ईमानदारी ने सच में राहत दी है। अब मुझे भरोसा है कि सब कुछ सही और समय पर होगा। होटल वाले काका ने पैसे दे दिए। राघव और सुकई दोनों बाजार से गाय खरीद लाते हैं। वे उसकी पूरी देखभाल करते हैं, चारा पानी, सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। गाय से मिलने वाला दूध होटल वाले काका को देने लगते हैं। अब तो दूध के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मुझसे कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक बता देना, क्योंकि कभी-कभी सही समय पर सही इंसान की मदद ही बड़ी मुश्किलें आसान कर देती है। सुकई भाई, मेरी सारी समस्या तो आप लोगों ने ही हल कर दी। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा हमेशा। और जब भी सुकई दूसरे गांव दूध बेचने जाता तो वो अपना पसंदीदा गाना गाने लगता। सुखई दूध वाला आया रे, दूध ले लो, दूध ले लो। बच्चा पिए तो हो जाए जवान और बूढ़ा पिए तो हो जाए पहलवान। जल्दी जल्दी मेरे से गाढ़ा और ताजा दूध ले लो कदरदान। अगर देर की तो ना होगे जवान और ना ही बनोगे पहलवान। जल्दी जल्दी आओ मेरे पास कदरदान। जब गांव वाले ये गाना सुनते तो वे समझ जाते कि सुकई दूध लेकर आ गया है। गांव में ये उसके लिए एक तरह का अलार्म बन गया था। सभी जानते सुकई आ गया, दूध आ गया, और फिर सारा दूध आसानी से बिक जाता। सुकई की मेहनत और उसका ये तरीका गांव वालों के लिए भी मजेदार और भरोसेमंद बन गया था। वक्त बीतता गया, महीने बीत गए, साल भी गुजर गए। सुकई रोज गांव जाकर होटल वाले काका को दूध बेचता रहा। राघव और सुकई दोनों खूब मेहनत करते। राघव की दिनचर्या पूरी तरह से तय हो गई थी। सुबह जल्दी उठना, जानवरों को चारा देना, साफ सफाई करना, दूध निकालकर बर्तन में रखना, फिर जानवरों को नहलाकर अलग और सुरक्षित जगह पर बांधना। इसके बाद वो घर लौटता। उसके बाद का काम सुकई करता। दूध बेचना, शाम में जानवरों को फिर से चारा देना, दूध निकालना और गांव में बेच देना। दोनों की मेहनत, अनुशासन और साझेदारी ने उनके काम को आसान और व्यवस्थित बना दिया था। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में स्थिरता और खुशहाली आने लगी थी। अरे सुकई भैया, अब मेरा और आपका हिसाब खत्म हो गया है। सारे पैसे की अदायगी हो चुकी है। अब कल से इसके भी पैसे मुझसे ले लेना। अरे काका, मैंने तो कभी हिसाब ही नहीं पूछा आपसे और कितना बचा हुआ है। जो भी पैसा है वो आप ही जानते हैं। हम बस दूध देते रहेंगे।
भाई हिसाब किताब तो मैं रखता हूँ, लेकिन मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि आपकी मेहनत का पैसा मेरे पास ना आए। अगर मैंने आपका 1 रुपया भी बिना पूछे ले लिया तो ये पाप होगा। मैं आपसे मांग कर लूंगा, लेकिन कभी बेईमानी नहीं करूंगा और ना ही कभी किया है। वैसे भी अब मेरी जिंदगी के कितने दिन बचे हैं? वो दिन मैं मेहनत और ईमानदारी से बिताऊं, यही मेरे लिए बहुत है। मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी में मैंने बहुत मान सम्मान और इज्जत कमाई। आप लोगों का प्यार मिला और एक खुशनसीब इंसान को और क्या चाहिए? फिर मैं अपने साथ क्या लेके जाऊंगा? सब यही रह जाएगा। भाई, मैं अपनी सारी बात तुमसे बताता हूँ। हमेशा मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाना, इसमें बहुत सुकून मिलता है और सुकून भरी नींद आएगी। जो दूसरों का खाने की सोचता है उसका पेट कभी नहीं भरता, क्योंकि ये भूख ऐसी होती है जो कभी संतुष्ट नहीं होने देती। हाँ काका, बात तो आप सही कह रहे हो। मैं भी आपकी तरह ही सोचता हूँ। अपनी मेहनत और ईमानदारी की 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही काफ़ी है। ठीक है काका, मैं अब चलता हूँ। यार राघव, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। अब काका का सारा पैसा चुकता हो गया है और आज तो उन्होंने वो पैसे भी दे दिए जो हम लोग एक्स्ट्रा दूध उन्हें देते थे। ये सब हमारी मेहनत का फल है जो आज हमें मिल रहा है। बस ऐसे ही ईश्वर हम सबका साथ देता रहे और हमारी मेहनत का फल हमेशा मिलता रहे। ये तो बहुत खुशी की बात है। ऊपर वाला बस ऐसे ही कृपा हम पर बनाए रखे। मैं अभी माँ को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। मैं भी कोमल को खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज से हमारा सारा कर्जा उतर गया। कोमल, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हम लोग अब कर्जदार नहीं हैं। काका का सारा पैसा चुकता हो गया है और आज तो सारे दूध के पैसे भी उन्होंने दे दिए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं इतनी खुश हूँ कि आपसे बयां भी नहीं कर सकती। उधर राघव अपने घर जाता है और सारी बात अपनी माँ और छोटे भाई को बताता है। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। माँ, सब आपके आशीर्वाद का कमाल है। बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा बना रहे। हमेशा खुश रहो बेटा। खूब मेहनत करो और तरक्की करो। मेरी उम्र लग जाए बेटा। यार राघव, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी आमदनी होगी हम रोजाना आपस में बांट लेंगे। अपना अपना हिस्सा हम ले लेंगे ताकि बाद में आपस में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। अब मैं क्या बोलूं भाई, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। मैं तो कहता हूं अपने पास ही रखो। मुझे जब जरूरत होगी मैं ले लूंगा। तुम्हारा साथ और भरोसा ही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। नहीं भाई, बाद में बहुत दिक्कत होगी। फिर कौन इतना हिसाब किताब याद रखेगा? अगर कहीं हिसाब में भूल भटक हो गया तो और भी परेशानी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि रोजाना साफ साफ बांट लें। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें उचित लगे। मेरी तो तुम्हारी हाँ में हाँ है। फिर मेरे और तुम्हारे बीच क्या बात है? जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है। महीने बीतते गए और साल भी गुजर गए। दोनों ने खूब मेहनत की और तरक्की पाई। शुरुआत में सिर्फ 2 जानवर थे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़कर 5 हो गई। ईमानदारी और लगन ने न सिर्फ उनका जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे गांव में उनका नाम सम्मान और भरोसे के साथ जुड़ गया। क्या हुआ कोमल? आज तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। कोई बात नहीं है। शायद थोड़ा सा थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मेरा चेहरा उदास लग रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि तुम सच में ठीक हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या बात है? साफ साफ बोलो। आखिर क्यों इतनी उदास हो? मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। सबसे ज्यादा मेहनत तो तुम करते हो, सुबह से लेकर रात तक। तो फिर हिस्सा बराबर क्यों? जो जितना मेहनत करे उसका उतना ही हिस्सा बनता है। ये मुझे पसंद नहीं है। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि मेहनत का फल सही तरीके से मिले। तुम कैसी बातें कर रही हो?
आज अचानक तुम्हें क्या हो गया है? कुछ भी कह रही हो। राघव भी मेहनत करता है, सुबह से लेकर दोपहर तक, और अगर वो कम भी करता है तो उसका बराबर हिस्सा बनता है। सोचो एक बार, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब उसने और मैंने मिलकर ये काम शुरू किया। पता नहीं उसकी किस्मत से सब कुछ अच्छा चल रहा है या उसके किसी घरवाली की किस्मत से तरक्की हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत से मेहनत का फल मिल रहा हो। जब तक मैं राघव के साथ पार्टनर में काम करूंगा तब तक उसे बराबर हिस्सा मिलेगा। मैं किसी का हक नहीं मार सकता। फिर सुकई उदास होकर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। कुछ देर तक वो छत को निहारता रहता है। मन में कई सवाल और भावनाएं चलती रहती हैं। धीरे धीरे थकान उस पर हावी हो जाती है और वो सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो बिना कुछ कहे फिर से अपने काम में लग जाता है। वही रोज का संघर्ष, वही जिम्मेदारियां, वही मेहनत। उसके चेहरे पर भले ही खामोशी हो, लेकिन दिल में ईमानदारी और साथ निभाने का अटल विश्वास अब भी जिंदा रहता है। शाम को वो होटल से वापस अपने घर आ जाता है। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है, लेकिन दिल में अपने परिवार के लिए सुकून और जिम्मेदारी का एहसास रहता है। कोमल, ये देखो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन लाया हूँ। और सुनो, ये पैसे रख दो, सुबह राघव को उसके पैसे दे देना। अब मुझे खाना लगा दो, आज घर आने में बहुत देर हो गई। वह पैसे उठा लेती है और उन्हें रखने के लिए थोड़ी दूर तक जाती है। जैसे ही कदम बढ़ाती है, उसके मन में एक ख्याल आने लगता है। इसमें से आधे पैसे तो राघव को दे देंगे, जबकि ज्यादा काम तो ये ही करते हैं। क्यों ना मैं इसमें से कुछ पैसे निकाल कर अलग रख लूं। ना तो ये पैसे गिनते हैं और ना ही राघव गिनता है। यही सोचकर वह चुपचाप उसमें से कुछ पैसे निकालकर अलग रख देती है। फिर सामान्य होकर वापस आती है और सुकाई को खाना परोस देती है। सुकई राघव को बिना गिने हुए पैसे दे देता है और कहता है, राघव, ये अपने हिस्से के पैसे ले लो। इसमें कल की कमाई है। इसमें से आधे तुम्हारे हैं और आधे मेरे। राघव सुकई के दिए हुए पैसे ले लेता है और उन्हें गिनता भी नहीं है। अरे राघव, पैसे तो गिन लिया करो। कम से कम ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है भाई। अरे भाई, तुमने गिना ही होगा, फिर मैं क्या गिनूं? तुम गिनो या मैं गिनूं, बात तो एक ही है। इस प्रकार दिन बीतते गए। प्रतिदिन कोमल उस राशि में से कुछ पैसे अलग निकाल लेती, क्योंकि उसके मन में ये धारणा थी कि सुकई ही अधिक परिश्रम करता है। सबका अपना अपना यही क्रम कई दिनों तक नियमित रूप से चलता रहा। एक दिन घर में कोमल खाना बना रही थी कि अचानक उसके घर में आग लग जाती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जब तक गांव के लोग दौड़कर आते और मिलकर आग बुझाने की कोशिश करते, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। घर का सामान, कपड़े, जरूरी कागजात, सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। जब ये बात राघव को पता चली तो वो घबराकर तुरंत भागता हुआ सुकई के घर पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसका दिल दहल उठा। सुकई जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था और कोमल भी पास में बैठी आंसुओं में डूबी हुई थी। दोनों के चेहरों पर बेबसी और टूटन साफ दिखाई दे रही थी। उस पल ऐसा लग रहा था मानो उनकी सारी मेहनत, सपने और उम्मीदें उसी आग में जलकर खत्म हो गई हो। क्या हुआ था भाई? ये आग कैसे लग गई? मुझे अभी अभी पता चला। सब कुछ छोड़कर मैं भागता हुआ चला आया। रास्ते भर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस यही सोच रहा था कि तुम लोग सुरक्षित हो। बताओ ना भाई, अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम दोनों को इस हालत में देखकर दिल टूट गया। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। प्रभु की कृपा है कि तुम दोनों सुरक्षित हो, वरना ये नुकसान तो फिर भी सह लिया जाता, पर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अरे क्या बताऊं भाई,
कोमल घर में खाना बना रही थी और मैं बाहर ही बैठा था। अचानक अंदर से धुआं उठने लगा। जब तक मैं भागकर अंदर जाता और गांव के लोग इकट्ठा होकर आग बुझाते, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मेहनत से कमाई, घर का सामान, सपने, सब कुछ जलकर राख हो गया। मैं तो लुट गया भाई, बर्बाद हो गया। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। इतने सालों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। दिल रो रहा है, खुद को संभाल भी नहीं पा रहा। बस यही सोच रहा हूं कि अब फिर से कैसे शुरुआत करूं। भाई, कुछ भी तो नहीं जला है। तुम हो, भाभी जी हैं, मैं हूं, हम सब सही सलामत हैं। यही सबसे बड़ी दौलत है। घर और सामान फिर से बन जाएगा। शायद ये हमारे नसीब में नहीं था, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। रो मत भाई, हिम्मत रखो, हम मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे। और ये लो भाई, ये कुछ पैसे रखो, अभी काम आएंगे। इसे एहसान मत समझना, ये अपनेपन का फर्ज है। तुम्हारा दुख मेरा दुख है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कैसे पैसे हैं भाई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं इस हालत में हूं कि सोच भी नहीं पा रहा। अभी तो सब कुछ आंखों के सामने जलता हुआ देख रहा हूं। दिमाग सुन्न पड़ गया है। तुम अचानक पैसे दे रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा ये सब क्या हो रहा है। मैं कैसे ले लूं ये पैसे? मेरी तो समझ ही काम नहीं कर रही। दिल बस रोए जा रहा है भाई। ये तुम्हारे ही पैसे हैं भाई, याद है ना? मैंने एक दिन कहा था, जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है। घर तुम्हारा जला है, लेकिन दर्द तो हम दोनों का है। बर्बाद अगर कोई हुआ है तो हम दोनों हुए हैं। ये पैसे मैं उधार नहीं दे रहा, मैं अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूं। वो दोस्त ही क्या जो मुश्किल वक्त में काम ना आए। हम बचपन के दोस्त हैं। मैं तुम्हारे घर का खाना खा लेता था, तुम मेरे घर का। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं? तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हो। अब आंसू पोंछो और हिम्मत रखो। चलो मेरे साथ घर, भाभी जी वहीं रहेंगी। हम दोनों फिर से नया घर बनाने में लग जाएंगे। ये वक्त हमारी परीक्षा ले रहा है भाई, और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस परीक्षा में पास होंगे। साथ थे, साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। सुकाई और कोमल की आंखों में आंसू भर आते हैं। राघव की बातें सुनकर उनका दिल और भी भर जाता है। तीनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उस पल में दर्द भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपनापन और सच्ची दोस्ती की गर्माहट थी। राघव भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा गलत किया है। जब भी ये मुझे पैसे संभालने के लिए देते थे, मैं रोज उनमें से थोड़ा थोड़ा निकाल लेती थी। इस बात का ना आपको पता था और ना ही इनको। आज जब घर में ये आग लगी तो मुझे अपनी वही गलती याद आ रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पापों की सजा मेरे सामने खड़ी हो। शायद मैंने जो किया उसी का ये फल है। विश्वास सबसे बड़ी दौलत होता है भैया, और मैंने वही खो दिया। मैंने आप दोनों का भरोसा तोड़ा है। शायद ईश्वर भी मुझे माफ ना करे। लेकिन भैया, अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा सी भी दया बची हो तो मुझे माफ कर दीजिए। बस एक बार कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। शायद मेरी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल जाए। भाभी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। माफी तो परायों से मांगी जाती है, और आप तो हमारी अपनी हैं, इस घर की शान है। मेरे और सुकई के बीच कभी मेरा तेरा हुआ ही नहीं। हम बचपन से साथ पले बड़े हैं। उसकी खुशी मेरी खुशी है, उसका दर्द मेरे दिल में चुभता है। फिर आप खुद को हमसे अलग कैसे समझ सकती हैं? अगर आपने कुछ पैसे निकाल भी लिए तो क्या वो इस घर से बाहर चले गए? नहीं ना, वो भी तो इसी घर के थे। और आप भी तो इसी घर की आत्मा हैं। आप सिर मत झुकाइए। आप इस घर की इज्जत है और हमेशा रहेंगी। हमारे बीच कोई हिसाब किताब नहीं चलता। यहाँ सिर्फ रिश्ता चलता है, भरोसा चलता है और प्यार चलता है। गलती से रिश्ता छोटा नहीं हो जाता, लेकिन सच्चाई और माफी से रिश्ता और भी गहरा हो जाता है।
आज आंसू बह रहे हैं, लेकिन ये आंसू रिश्ते को तोड़ने के नहीं, उसे और मजबूत करने के हैं। देखो कोमल, राघव को, इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। सब कुछ जानकर भी ये हमें माफ कर रहा है, हमारा हाथ थामे खड़ा है। आज समझ में आया कि दोस्ती सिर्फ हंसने खेलने का नाम नहीं होती। दोस्ती वो होती है जो गिरने पर उठाए, टूटने पर संभाले और गलती होने पर भी साथ ना छोड़े। बताओ, आज के जमाने में कौन करता है ऐसा? कौन अपने दोस्त के दर्द को अपना दर्द समझता है? इसीलिए कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। पैसा फिर से आ सकता है, घर फिर से बन सकता है, लेकिन भरोसा अगर टूट जाए तो उसे जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आज राघव ने हमें सिर्फ माफ नहीं किया, उसने हमें सिखा दिया कि सच्चे रिश्ते हिसाब से नहीं, दिल से चलते हैं। अब हम नई शुरुआत करेंगे, सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ और सबसे बढ़कर विश्वास के साथ। तो दोस्तों, आज की ये दिल को छू लेने वाली वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। क्या आपने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती, विश्वास और माफी कितनी बड़ी ताकत होती है? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए अपने दिल की बात कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई और भावुक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रिश्तों की कद्र करते रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।